हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना पृष्ठ रसायन चैप्टर चल रहा था, इसकी 12 क्लासें मैं कंप्लीट करवा चुका था। आज इसकी लास्ट लेक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना कल चल रहा था कोलाइड का अनुप्रयोग, कोलाइड के एप्लीकेशन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और पहला एप्लीकेशन अपन ने कोलाइड का पढ़ भी लिया था, वो था औषधियों के रूप में। और औषधियों के रूप में मैंने बताया था आपको, अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अनुप्रयोग। और पहला अनुप्रयोग किस रूप में पढ़ा था अपन ने? औषधियों के रूप में, कोलाइडी औषधियाँ। और ये कोलाइडी औषधियाँ आपको मैंने बताई थी, चांदी के रक्सी कोलाइड वाली ओर्जिरोल और प्रोटोर्जिरोल। ये जो औषधियाँ होती है वो आंखों के पलकों के उपचार में प्रयुक्त होती है या नेत्र संक्रमण में इनका उपचार में प्रयोग किया जाता है। कुछ स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक भी थे, जैसे कोलाइडी गोल्ड था, तांबा था, कैल्शियम था, आयरन था। ये कोलाइडी औषधियाँ जो ये नाम बोल रहा हूँ, ये स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इनका यूज होता है। फिर बताया था आपको मैंने, जो सल्फर था, सल्फर होता है वो तीव्र क्या था? कीटाणुनाशक के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, ये कालाजार के उपचार में कोलाइडी एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन देखेंगे धूम्र अवक्षेपण में, या इसको कोट्रेल अवक्षेपण भी कहते हैं। अवक्षेपण में भी किसका यूज होता है? कोलाइड जो प्रोसीजर है उसी का क्या रहता है? प्रयोग। देखो, धुआं होता है, धुएं में कुछ कार्बन वगैरह के क्या रहते हैं? ऋणावेशित कण रहते हैं। क्या रहते हैं? ऋणावेशित कण। किसके? कार्बन के। अब देखो, धूम्र अवक्षेपण में कैसे किया जाता है इसका प्रयोग, इसका अपने एक डायग्राम द्वारा अपन समझते हैं इसको। जैसे कोट्रेल अवक्षेप, ये इस तरह का बना हुआ होता है। ये इधर से कार्बन युक्त धुआं और यहां पर आवेशित प्लेट अब देखो, ये धनावेशित प्लेट रहती है और धूल के कण क्या रहते हैं? ऋणावेशित। देखो, ये कण इस प्लेट के ऊपर चारों तरफ आकर के क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे। ये तो पता है ना, कोलाइडी विलयन क्या, ये धुआं क्या होता है? कोलाइडी विलयन है किसका? प्रक्षेपण माध्यम क्या है इसमें? गैस। और प्रक्षेप्य प्रावस्था क्या होती है? धुआं की। ये जो कार्बन के कण होते हैं, यहां से देखो ये बाहर निकलती है और यहां पर एक चिमनी लगी रहती है, इस तरह की चिमनी रहती है वो। यहां से देखो, एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां पर कार्बन युक्त धुआं इधर से प्रवाहित किया अपन ने, ठीक है। और ये धनावेशित प्लेट है। ये जो कण होते हैं यहां पर, इनको क्या कर लेता है?
देखो ये ऋणावेशित थे, ये धनावेशित, तो बताओ इनका अवक्षेपण होकर के, स्कंदित होकर के नीचे बैठ जाएंगे। अब कार्बन मुक्त धुआं बच गई। अब ऐसी धुआं है जिसमें कार्बन के कण अनुपस्थित है या कार्बन के कण उपस्थित उसमें नहीं है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, चिमनी। और इसमें से ये धुआं, इसमें कार्बन क्या रहते हैं, कार्बन के कण अनुपस्थित। अब देखो वैसे इसको प्रदूषित वायु भी बोल सकते हैं। अब ये वायुमंडल में बाहर छोड़ दी जाती है, किसमें, वायुमंडल में। अब यह वायुमंडल में वायु प्रदूषित नहीं करेगी। ये जो कण हैं, ये अपन ने जो कार्बन के कण या अन्य अपशिष्ट कण थे जिनके कारण प्रदूषित हो रहा था, प्रदूषण हो रहा था वायुमंडल में, उनका यहीं पर क्या कर लिया गया, अवक्षेपण कर लिया गया। अब बिना कार्बन कणों वाली धुआं यहां से चिमनी से बाहर निकल दी जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, कोट्रेल अवक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो ये चीज, ये डायग्राम आपको सबको क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। ये डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो ये कई कणों और ये कण रहित, कण अनुपस्थित है इसमें, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो इसका तुरंत आपको नोट्स में इसी तरह से इसको डिनोट करना है, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, बस आसान। यहाँ पर ये जो कण आएंगे ऋणावेशित कण यहाँ पर अवक्षेपित हो जाएंगे और ये बिना कणों वाली धुआं यहाँ से बाहर निकल दी जाएगी। तो ये वायुमंडल में कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगी। क्लियर है ये बात सभी को? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, वाहित मल के निष्कासन में। वाहित मल के निष्कासन में देखो, वाहित मल के निष्कासन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, कोलाइड प्रोसीजर का ही प्रयोग अपन करते हैं। कैसे करते हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वाहित कण में मुख्यतया ऋणावेशित कण रहते हैं। क्या रहते हैं, ऋणावेशित अशुद्धियां। अब देखो इनका क्या करवाते हैं, विद्युत कण संचलन। क्या करवाते हैं, विद्युत कण संचलन। अब आप सभी जानते हो विद्युत कण संचलन का मतलब, एक क्या रहती है इसमें, पॉजिटिव प्लेट, विद्युत कण यहां पे बना देता हूं, एक पॉजिटिव प्लेट रहती है और एक नेगेटिव प्लेट रहती है, ठीक है। और यहां पर जो वाहित मल रहता है इसमें जो अशुद्धियां रहती है वो कैसी रहती है, ऋणावेशित। और ये क्या रहता है, इसको कहते हैं एनोड। तो बताओ ये ऋणावेशित अशुद्धियां इस एनोड पर आकर क्या हो जाएगी, अवक्षेपित हो जाएगी, या फिर मैं क्या कहूं इनको, क्या हो जाएंगी, ये स्कंदित हो जाएंगी। अब ये जो पानी है, जो वाहित मल है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा साफ हो जाएगा। तो इसका अपन प्रयोग किस में कर सकते हैं, सिंचाई में या किसी वॉशिंग में इनको अपन यूज में ले सकते हैं। कृषि कार्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वाहित मल के निष्कासन में भी कोलाइड का अनुप्रयोग अपन कर रहे हैं। कैसे, विद्युत कण संचलन द्वारा इसकी जो अशुद्धियों के कण होते हैं उनका एनोड पर अवक्षेपण करवा लिया जाता है या स्कंदन करवा लिया जाता है, वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर जो जल बचता है उसका यूज अपन सिंचाई में, कृषि कार्यों में कर सकते हैं। ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं रबड़ व्यवसाय में। इसको मैं हटा देता हूं। रबड़ व्यवसाय में भी अपन जो कोलाइड होते हैं उनका यूजेज करते हैं। देखो जो रबड़ के कण होते हैं जल में ऋणावेशित पाइस है, क्या है, रबड़ के कण जल में ऋणावेशित पाइस होते हैं। मेरा कहने का मतलब रबड़ के कणों के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है।
क्लियर। देखो जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन की रक्षी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्षी परत। क्लियर है। जब इसे रसायनों द्वारा उपचारित किया जाता है, क्या करा जाता है? रसायनों द्वारा उपचारित, या फिर मैं कहूं विद्युत अपघट्य के साथ इसको क्या करा जाता है? के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? क्लियर सी बात है। क्या हो जाएगा? रबड़ के कणों का क्या हो जाएगा? अवक्षेपित होकर क्या हो जाएंगे? स्कंदन हो जाएगा, अवक्षेपण बोले, या फिर अपन क्या बोले, क्या हो जाएगा इनका? स्कंदन। अब देखो रबड़ के कणों का स्कंदन होने के बाद में इनको क्या करते हैं? सल्फर के साथ उपचारित करते हैं। किसके साथ? सल्फर के साथ इनको क्या करा जाता है? उपचारित। तो रबड़ का सल्फर के साथ उपचारित करना क्या कहलाता है? रबड़ का वल्कनीकरण। क्या कहलाता है? रबड़ का वल्कनीकरण। यह ध्यान रखना, रबड़ का वल्कनीकरण अपन आगे भी पढ़ेंगे, बहुलक वाले चैप्टर में आएगा। रबड़ का वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ अपन किस तरह से करते हैं, तो ये रबड़ का क्या हो जाता है? वल्कनीकरण। अब अपने को जिस पदार्थ पर रबड़ की परत चढ़ानी होती है उस पर क्या करते हैं? विद्युत कण संचलन करवाते हैं। विद्युत कण संचलन करवाने पर रबड़ के कण कहां पर जाएंगे? एनोड पर जाकर के क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित हो जाएंगे, या फिर मैं कहूं क्या हो जाएंगे? स्कंदित हो जाते हैं, और वहां पर आसानी से रबड़ की परत चढ़ा ली जाती है। क्लियर है ये बात? एक बार फिर से सुनना। रबड़ के कण जल में ऋणावेशित पाए से, हाँ इसका एक स्पेशल नाम है, इसको अपन क्षीर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षीर, लेटेक्स। ठीक है, तो ये अब एक ही बात बताई है यहां पर मैंने आपको, ऋणावेशित है रबड़ के कण। क्लियर है? हाँ, इनके ऊपर प्रोटीन की एक रक्षी परत चढ़ी रहती है। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया विद्युत अपघट्य द्वारा इसको, या किसी लवणों द्वारा, लवण के विलयन द्वारा, विद्युत अपघट्य के साथ, या फिर मैं क्या कह सकता हूं? लवण के विलयन के साथ, लवण के साथ जब इसे उपचारित किया जाता है तो इसमें क्या रहेगा? एक धनायन और एक ऋणायन। इसकी बात कर लो चाहे, तो वो क्या कर देगा? रक्षी परत तोड़ देगा प्रोटीन की, और क्या कर देगा? अवक्षेपण अथवा स्कंदन कर देगा। अब स्कंदित रबड़ को सल्फर के साथ उपचारित करते हैं, वही प्रोसीजर कहलाती है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का वल्कनीकरण। क्लियर? अब अपने को जिस पदार्थ पर रबड़ की परत चढ़ानी है उस पर क्या करवाते हैं? इसका विद्युत कण संचलन। रबड़ के कण कैसे हैं? ऋणावेशित। कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे? एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। तो विद्युत कण संचलन द्वारा ये एनोड की ओर जाते हैं, और वहां पर इनका अवक्षेपण अथवा स्कंदन हो जाता है, और रबड़ की परत वहां पर चढ़ा ली जाती है। क्लियर है ये बात सभी को? चलो डिनोट करना है। इसी प्रकार से बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट यूजेज की। इसका नेक्स्ट यूजेज है जल के शोधन में। पांचवा जल के शोधन में। देखो जल में अपन क्या करते हैं? फिटकरी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? फिटकरी। और जल में कौन सी रहती है? ऋणावेशित मिट्टी के कणों की अशुद्धि होती है। अब इसमें क्या मिलाते हैं अपन? फिटकरी। और फिटकरी में कौन से आयन पाए जाते हैं? Al3+ आयन। कौन से आयन पाए जाते हैं इसमें? Al3+ आयन पाए जाते हैं। और ये जो Al3+ आयन है, ये जल के शोधन में या जल में जो ऋणावेशित अशुद्धियां होती है उन अशुद्धियों को क्या कर देते हैं? अवक्षेपित अथवा स्कंदित। देखो एक सिंपल सी बात है, जल के शोधन में जल में कौन सी अशुद्धियां रहेगी? ऋणावेशित। ओके, अब इसमें अपन फिटकरी मिलाएं तो फिटकरी में कौन से आयन है? धनावेशित आयन।
बताओ ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, स्कंदन होगा नहीं होगा, क्या होगा, स्कंदन। स्कंदन होने का मतलब, या फिर क्या बोले अपन, अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब ये जो अशुद्धियां थी वो क्या हो गई, नीचे जाकर के बैठ गई। अब इस जल को अपन छानकर जल का पीने के रूप में अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डेल्टा निर्माण में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। डेल्टा निर्माण में इसका यूजेज किस प्रकार से किया जाता है। छह नंबर का यूज है इसका, डेल्टा निर्माण में। देखो जो नदी होती है, जैसे मान लो ये कोई है समुद्र, ये क्या है, समुद्र है। समुद्र में क्या रहते हैं, लवण। लवण मतलब Na+Cl-, Na+Cl-, Na+, ये बहुत सारे लवण रहते हैं। Mg2+ भी रहते हैं, PO4 भी रहते हैं। ठीक है, अब ये मान लो इधर से जा रही है नदी, ये यहां से जा रही है, ये जा रही है नदी। अब देखो ये जो नदी है वो अपने साथ बहुत सारे कणों को निलंबन अवस्था में ले जाती है। किस अवस्था में, निलंबन अवस्था में कणों को साथ ले जाती है। भाई मेरा कहने का मतलब, जो बहता हुआ नदी का जल है उसमें निलंबन अवस्था में कई कण इसके साथ गति करते रहते हैं। जैसे ही ये समुद्री जल के संपर्क में आएंगे तो यहां पर देखो कौन से हैं, ऋणावेशित और धनावेशित। तो ऋणावेशित कणों के साथ तो धनावेशित, और धनावेशित के साथ ऋणावेशित क्रिया करके क्या कर लेंगे, स्कंदन। और स्कंदन होने के कारण वो कण यहां पर नीचे बैठ जाते हैं। तो ये ऊपर का चित्र दिखाई देता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं इसको, डेल्टा। इस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये चीज भी आपको क्या रहनी चाहिए, सबको क्लियर रहने चाहिए। क्या कहेंगे इसको, इस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं, डेल्टा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो समझ में आई बात। देखो नदी में भी क्या जाएंगे, आवेशित कण जाएंगे, और ये आवेशित कण समुद्र वाले लवणों के कणों के साथ क्या हो जाएंगे, स्कंदित, और स्कंदित कण नीचे बैठेंगे। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, बाकी पानी समुद्र में गिरता रहेगा, और इसी को अपन क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं। क्योंकि ये उदासीन कण होने के बाद में यहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, जमाव। तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा निर्माण में भी अपन कोलाइड प्रोसीजर का ही यूज यहां पर हो रहा है। क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं चरम शोधन में। आगे का यूज है इसका, चरम शोधन में देखो जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा प्रोटीन युक्त धनावेशित कणों का कोलाइडी निकाय है, कोलाइडी निकाय है। क्या कह रहा हूं मैं, जो चमड़ा होता है वो प्रोटीन युक्त धनावेशित कणों का निकाय है। जब इसको अपन किस में मिक्स करें, टेनिक अम्ल में। कौन से अम्ल में, टेनिक अम्ल में। ये जो टेनिक अम्ल है ना, ये
जल में ऋणावेशित कोलाइडिसोल है। जल में ऋणावेशित क्या है? कोलाइडिसोल। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब चमड़े को टेनिक अम्ल में या फिर अपन कहें चमड़े को अपन जब टेनिन में डुबाया जाता है, इसको टेनिन कहेंगे अपन, टेनिन, सीधा टेनिन बोल देते हैं। जब चमड़े को टेनिन में डुबाया जाता है तो ये जल में ऋणावेशित कणों का सोल है। तो देखो चमड़ा ये धनावेशित और ये ऋणावेशित। अब बताओ इनका क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदन, या फिर इसको क्या बोलें? अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण, जिससे चमड़ा क्या हो जाता है? जिससे चमड़ा कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। और यही प्रोसीजर क्या कहलाती है? चरम शोधन कहलाती है। क्या कहलाती है? चरम शोधन। तो बताओ चरम शोधन के बारे में आप सभी बता सकते हो ना? तो पहले यह ध्यान रखना, चमड़ा प्रोटीन युक्त धनावेशित कोलाइडी निकाय है और टेनिन क्या है? ऋणावेशित कोलाइडी निकाय है। दोनों को मिलाओगे तो पारस्परिक स्कंदन द्वारा चमड़ा क्या हो जाएगा? इन कणों का स्कंदन होगा तो चमड़ा के ये कण क्या हो जाएंगे? थोड़े कठोर। चमड़ा क्या हो जाएगा? कठोर। यही क्या प्रोसीजर क्या कहलाती है? चरम शोधन कहलाती है। क्लियर है? तो इसको डिनोट करना आपको इसी प्रकार से। अब अपन बात करते हैं आगे है फोटोग्राफी में। इसका यूजेस किस में पढ़ेंगे आगे? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में देखो, फोटोग्राफी में क्या होता है? इसमें जिलेटिन में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? जिलेटिन में। फोटोग्राफी प्लेट होती है ना, फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उस पर जिलेटिन में AgBr के निलंबन की परत चढ़ी होती है। ये लाइन तो अपने को ध्यान रखनी है ही है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब देखो कैसे ये परत चढ़ाई जाती है। देखो क्या करा जाता है? जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड में AgNO3 मिलाने पर ये क्या है? KBr। ये क्या है? सिलोनाइट्रेट AgNO3 है। ये फिर से लिख दिया मैंने। तो KBr प्लस AgNO3 क्या बनेगी? AgBr बन गया। और यही परत जिलेटिन में चढ़ी रहती है। किस पर? जिलेटिन में AgBr बना नहीं बना? और ये KNO3। तो बताओ यही तो है फोटोग्राफी प्लेट। तो जिलेटिन में AgBr के निलंबन की परत इस प्रकार से चढ़ी रहती है। तो फोटोग्राफी प्लेट में भी यही यूजेज इसका होता है। तो ध्यान रखना, इसमें जिलेटिन में AgBr के निलंबन की परत चढ़ी रहती है। कैसे चढ़ाते हैं? जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड में AgNO3 मिलाते हैं। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड में AgNO3 मिलाते हैं तो जिलेटिन में AgBr के निलंबन की परत चढ़ जाती है। किस पर? फोटोग्राफी प्लेट पर। तो ये फोटोग्राफी प्लेट में भी इस प्रकार से इसका यूजेज होता है। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कोलाइडी वर्सा।
ये था 7 नंबर का, ये था 8 नंबर का। अब है कोलाइडी वर्सा। देखो जो वर्षा का जल होता है उसमें जल की सूक्ष्म बूंदें कोलाइडी कण होती है, कोलाइडी कण। मैं ऐसे कहूं शीतल या संतृप्त, तृप्त, जल से संतृप्त, किससे? जल से संतृप्त वायु वाले शीतल क्षेत्र में, शीतल क्षेत्र में। मैं क्या कर रहा हूं? जल से संतृप्त वायु वाले, यानी जिसमें जल क्या हो, काफी मात्रा में नमी हो, वायु वाले क्षेत्र में ये जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं, जल की सूक्ष्म बूंदें कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार करती है, कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार ये करती है। ये बस एक बात यहां पर है, जल से संतृप्त वायु वाले शीतल क्षेत्र में जल की सूक्ष्म बूंदें कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार करती है। बस ये जब ये बूंदें बड़ी बूंद बनाती है तो वो बूंद गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या आएगी? नीचे आएगी, और ये नीचे आएगी वही क्या है? अपनी वर्षा। और उसी वर्षा को अपन क्या कह देते हैं? कोलाइडी वर्षा। तो मैं ऐसे कह रहा हूं संतृप्त वायु या नमी युक्त वायु के क्षेत्रों में जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती है वो कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार करती है। जब वो बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है तब उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाता है और वो नीचे आएगी, और यही क्या है? कोलाइडी वर्षा। कई बार क्या होता है, विपरीत आवेशित कणों के मिलने पर भी वर्षा हो जाती है। विपरीत आवेशित कण मिलेंगे, उनका स्कंदन होगा और वो बड़े कणों में बदल जाएंगे और वो जो जल की बूंदें वो नीचे आ जाती है। तो ये कोलाइडी वर्षा में भी इनका क्या था? यूजेज था। रक्त का स्कंदन नेक्स्ट है 10 नंबर का। रक्त के स्कंदन में भी इसका यूजेज अपन देखते हैं। देखो रक्त में पाई जाती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है रक्त में? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो ऋणावेशित कोलाइडी सोल है। या फिर मैं रहूं रक्त क्या है? ऋणावेशित सोल है, या इसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो ऋणावेशित होती है। तो जैसे किसी भी अंग पर चोट लगने पर रक्त का क्या हो जाता है? रक्त का बहाव होता है, और उसके ऊपर अपन क्या लगाएं? फिटकरी या फिर फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो फिटकरी में तो कौन से रहते हैं? Al3+ आयन, और इसमें कौन से रहते हैं? Fe3+ आयन। तो बताओ ये रक्त के ऋणावेशित कणों का क्या कर देंगे? स्कंदन कर देंगे, और ये वहां पर जम जाएंगे, और इसको कहते हैं रक्त का थक्का, और रक्त का बहना रुक जाता है। तो ध्यान से सुनना, रक्त का स्कंदन कैसे होता है? रक्त क्या है? एक ऋणावेशित निकाय है। इसमें क्या मिला है? अपन किसी अंग पर चोट लगने पर रक्त का बहाव होगा, इसके ऊपर अपन फिटकड़ी लगाएंगे तो उसमें Al3+ आयन है, तो ऋणावेशित और ये धनावेशित आयन स्कंदित होकर यहाँ पर जम जाएंगे, बैठ जाएंगे, थक्का बन जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। या फिर इसमें FeCl3 मिलाए तो यहाँ पर कौन से आयन रहेंगे? FeCl3 में Fe3+ आयन, रक्त में ऋणावेशित, ये धनावेशित, ये क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा, और रक्त का क्या हो जाएगा? बहना रुक जाता है। तो ये ध्यान रखना है, रबड़ में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होती है? ऋणावेशित कण होते हैं ये,
और जैसे ही रक्त का बहना शुरू होता है अपन फिटकड़ी या फिर फेरिक क्लोराइड लगाते हैं तो स्कंदन हो जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। अब इसका अंतिम यूजेज है आकाश का नीला रंग। देखो आकाश का रंग अपने को नीला क्यों दिखाई देता है। देखो वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण प्रक्षिप्त अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रक्षिप्त प्रावस्था में। और ये क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में बहुत सारे कण प्रक्षिप्त प्रावस्था में पाए जाते हैं और ये कण क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब एक बात आप जानते हो, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यह आपको पता है तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिन कणों की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? कम। जहां पर तरंगदैर्ध्य कम होगी वहां पर प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होता है। तो अपने को ये बेसिकली ये ध्यान रखना है, यहां पर आकाश का रंग नीला अपने को क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जो कण होते हैं वो नीले रंग के प्रकाश का क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं। और उस नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करने के कारण ही अपने को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तरणताल हो चाहे आकाश हो, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, उनका रंग अपने को, जो तालाब हो उनका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कारण अपने को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो आज की ये क्लास अपनी कंप्लीट होने के साथ ही अपना ये जो चैप्टर था वो चैप्टर भी क्या हो गया है? पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप कल सभी सोल्व करोगे, तो सभी को पूरा रिवाइज करना है, सभी क्वेश्चन आंसर सभी को सोल्व करने हैं। तो इन चीज़ों का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।